गॉड, स्टार्ट हो गया ये सीजन जहाँ पे सर्दी खांसी बुखार बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। इस टाइम पे जब ज्यादा सर्दी खांसी बुखार के केसेस बढ़ते हैं तब हमको पहले ज्यादा जरूरी है समझना कि बुखार एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज फीवर। तो मैं आज डॉक्टर हनी सावला, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम बुखार हॉस्पिटल, बताना चाहती हूँ आपको फीवर के बारे में। तो सबसे पहले फीवर किसको कहा जाता है? फीवर उसको कहा जाता है जहां पे आपका बॉडी टेम्परेचर जब आप थर्मोमीटर से मेजर करते हो तो मोर देन 38.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है, तब हम उसको फीवर कहते हैं। अगर ये बॉडी का टेम्परेचर आप दूसरे एरियाज में, यानी आप उसको डिफरेंट एरियाज में मेजर कर सकते हो, जैसे कि टंग के नीचे रख के, आर्म पीठ में रख के, रेक्टल टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है स्पेशली सिक पेशेंट्स में। तो उन केसेस में टेम्परेचर का ये जो डेफिनेशन है, जो नंबर्स मैं बता रही हूँ, वो थोड़े से वेरी करते हैं। तो बेसिकली फीवर तब होता है जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। और ये बॉडी का टेम्परेचर क्यों राइज होता है? ये राइज होता है क्योंकि बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिसके कारण थर्मोजेनेसिस होता है और फिर टेम्परेचर राइज होता है। तो इसकी वजह से बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता है और बॉडी का टेम्परेचर फिर हो जाता है मोर देन 99.5 और मोर देन 100, एज आई ऑलरेडी सेड। तो ये हो गया फीवर के बारे में। अब मैं आपको और जानकारी देना चाहती हूँ कि किन पेशेंट्स को एक्चुअली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, किन पेशेंट्स को वार्निंग साइंस क्या है जिसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट वाइज आप क्या कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं ये सब कुछ बताऊं, अगर आपने अब तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो डेफिनेटली लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और जितने ज़्यादा लोगों तक अभी ये फिलहाल ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो वो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि अभी ये सीजन में ही उनको इसकी ज़्यादा जानकारी का फायदा होगा। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आती हूँ इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर आपको अपना टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए क्या यूज करना है। तो ये तो आप सबको पता है कि हमको थर्मोमीटर यूज करना है। बट अगर आपने कुछ हॉट या कोल्ड ड्रिंक किया है स्पेशली अभी थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करने से पहले, तो अपने माउथ को रिंस कीजिए, वेट कीजिए 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद थर्मोमीटर जो आपके पास है उसको पूरी तरीके से क्लीन कीजिए, जरूरत पड़े तो उसको आप डिसइंफेक्ट कीजिए और उसके बाद उसको वाइप करके फिर आप यूज कीजिए। अब इसको आप रख सकते हैं आपके, यूजुअली अभी डिजिटल थर्मोमीटर्स अवेलेबल है जिसके पास बीप्स होती है, तो वो थर्मोमीटर्स यूजुअली हम आर्मपीट में यूज करते हैं या फिर टंग के नीचे रख के यूज करते हैं। तो आप उसको आर्मपीट में रख के या टंग के नीचे रख के यूज कर सकते हैं। वेट फॉर 30 सेकेंड्स, या फिर अगर वो खुद बीप देता है तो एक्सेलेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर कैसा है। जस्ट बिकॉज आपको फीवरिश फील हो रहा है, आप उसको फीवर ना लेबल करें, आप थर्मोमीटर से मेजर करें और फिर अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो ये था हमको टेम्परेचर कैसे मेजर करना है थर्मोमीटर से। सो डोंट फॉरगेट टू वाइप एंड क्लीन द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। आता है कि किन पेशेंट्स को थोड़ा सा भी फीवर आने पे डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं जो है, जो महिला प्रेग्नेंट है उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए टेम्परेचर पे, और डॉक्टर की योग्य सलाह लेकर के ही ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी ट्रीटमेंट स्टार्ट न करें। फिर वो पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जिनको अनफॉर्चुनेटली कैंसर है और वो कैंसर की ट्रीटमेंट पे है, तो कीमोथेरेपी से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब फीवर होता है तो उसको जल्दी से जल्दी हमको ट्रीट करना पड़ता है, और उस हिसाब से ज़रूरी है कि ये पेशेंट्स जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरे होते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज पे है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स जिनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज दी जाती है, यानी कि ऐसी मेडिकेशंस दी जाती है जिसकी वजह से इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। तो बॉडी उस टाइप के फीवर को फाइट नहीं कर पाता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो जल्द ही डॉक्टर को कंसल्ट करें और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और फिर हमारे एल्डरली इंडिविजुअल्स, बेड रिडन इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।
अगर पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी बीमारी है या उसको सांस लेने में दिक्कत है तो डेफिनेटली आप अर्लीस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और ज़रूरत पड़े तो एडमिट भी हो जाए। तो ये था कि किन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को प्रिकॉशंस नहीं लेने, सबको लेने हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या टेस्ट करने चाहिए जिससे आपको फीवर का कारण समझे। तो वापस मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जिसको यूजुअली आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कंसल्टेशन फीस पे करनी पड़ती है, बट मैं आपको इजीली ये बता रही हूँ ताकि आपकी मैक्सिमम मदद हो सके। तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइएगा। तो कभी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले आप कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट खुद से करवा सकते हो लेबोरेटरी से, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन टेस्ट एंड अगर ये सीजन है मानसून का तो हमको डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के टेस्ट भी कर लेने चाहिए बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। और फिर वो रिपोर्ट्स के हिसाब से आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अभी तो हमारे पास जस्ट कोविड का पैंडेमिक खत्म हुआ है, अभी सर्दी खांसी बुखार के केसेस जहाँ पे ये सारे सिम्टम्स मोर देन 5 डेज रहते हैं तो कोरोना वायरस का टेस्ट भी हमको कर लेना चाहिए। बट इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट में आपको करना है लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी का टेस्ट एंड अगर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की सीजन चल रही है, मानसून है, तो ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का टेस्टिंग आपको जरूर करना है। और फिर अपने डॉक्टर को जाके मिलना है और उनकी सलाह लेनी है। कभी भी कभी भी कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट खुद से स्टार्ट ना करे, डॉक्टर की सलाह ले और उसके बाद ही उसकी ट्रीटमेंट की शुरुआत करें, क्योंकि कभी कभी ये फीवर जो होता है वो बहुत तेज भी हो सकता है और इसके कारण काफ़ी कैजुअलिटीज हो सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि हम डॉक्टर की सलाह लें। टेस्ट हम करवा सकते हैं पर डॉक्टर की सलाह को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत ही प्रेशियस नॉलेज है आप सबके लिए कि हम घर पे क्या कर सकते हैं जब हमको फीवर है, हम अपनी ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहीट है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं एंड मैक्सिमम आप दिन में 3 to 4 टैबलेट्स पर डे ही यूज कीजिएगा, उसको क्रॉस मत कीजिएगा। जिन पेशेंट्स को लीवर या किडनी की बीमारी है वो तो मैक्सिमम 2.5 to 3 टैबलेट्स ही यूज कीजिएगा, उससे ज्यादा यूज मत कीजिएगा। दो टाइप के पैरासिटामोल आते हैं, 500 mg के और 650 mg के। तो बेसिकली याद रखिएगा 4 ग्राम को क्रॉस नहीं करना है हमको एक दिन में, तो हमारी लीवर और किडनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप आइबुप्रोफेन भी यूज कर सकते हैं अगर बहुत हाई टेम्परेचर और फीवर नीचे नहीं आता है। एसिडिटी की दवाइयाँ यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, जैसे कि पेंटोप्राजोल या डोमपेरिडोन आप यूज कर सकते हैं। वॉमिटिंग के लिए डोमपेरिडोन, एसिडिटी के लिए पेंटोप्राजोल। डाइट क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द फीवर? सो याद रखिए, आपको जब फीवर है तो कोई भी कोल्ड चीजें मत खाइए, लाइट डाइट लीजिए, कम खाइए पर छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाते रहिए। सूप ले सकते हैं, हाइड्रेशन के लिए सिर्फ पानी भी बहुत काफी हो जाता है, जूसेस काफी हो जाते हैं। होममेड चीजें खाइए, कोई भी बाहर से प्रोडक्ट्स ऑर्डर ना करें, जितना हो सके होममेड चीजें खाइए और उनको वार्म खाइए, रेफ्रिजरेटेड फूड ना खाइए। जो चीज़ से हमको एनर्जी मिल सकती है, डायरेक्ट एनर्जी मिल सकती है, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सब फ्रूट्स में जो हमको अच्छे कैलोरीज देते हैं, वो सारा खाना हम उस टाइम पे खा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम थोड़ा सा सूप और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, सूप के फॉर्म में वेजिटेबल्स को, जूसेस के फॉर्म में फ्रूट्स को या रॉ फ्रूट्स को ज़्यादा कंज्यूम करें। हल्दी जो कि टर्मरिक है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, हल्दी वाला दूध पिए या फिर पानी में भी 1 स्पून ऑफ हल्दी डाल के गर्म पानी वाला भी पी सकते हैं। लेमन जूस, पानी में लेमन स्क्वीज करके डाल दीजिए और उसको हनी ऐड कीजिए और वो भी आप ले सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपकी बॉडी ये सारे इन्फेक्शन को फाइट कर देगी। अगर आपको कॉफ और कोल्ड है तो स्टीम इनहेलेशन और गार्गल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वार्म वाटर गार्गल्स कीजिए, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के गार्गल्स कीजिए या फिर आप स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा सूदिंग और बेटर लगेगा और आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके सिंपल स्टेप्स जो आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये स्टेप्स उन लोगों के लिए जिनको मैंने ऑलरेडी जो रिस्क फैक्टर्स बोले वो नहीं है, वो लोग ही ये फॉलो करें। बाकी के लोग डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करें। तो ये था सिंपल चीज़ अबाउट ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपका फीवर नहीं सबसाइड होता है 3 दिन से ज़्यादा तो डेफिनेटली डॉक्टर को जल्दी मिले, सिर्फ होम ट्रीटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट ना करें। इस दरमियान अगर आपको चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी,
अनकंट्रोल कॉफ हो रहा है तो प्लीज़ याद रखिए कि आपको ये सारी बीमारियां घर पे ट्रीट नहीं करनी है, डॉक्टर को कंसल्ट करके ज़रूरत पड़े तो एडमिट हो जाना है। तो फीवर ऑलमोस्ट हर एक डिजीज का साइंस में फीवर डेवलप होता है, तो ज़रूरी है कि उसकी जड़ तक जाना और जड़ से उसको ठीक करना। फीवर को दबाना नहीं है, फीवर को इस तरीके से घर पे बैठ के सिर्फ उसको ट्रीट करते रहना और फिर सीरियस कंडीशन होने का एडमिट होना, ये भी गलत बात है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एकदम वाइजली फॉलो करेंगे। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to share this video. हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना चाहते हैं, आप हमको डेफिनेटली सजेशन दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, नमस्ते।